तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है क्लास 12 केमिस्ट्री चल रहा है, जो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जाए, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति का भाग चल रहा है। तो समय ना गवाते हुए हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो देखिए क्या और चीज़ें बताया था। तो कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की अर्धायु क्या होगी। तो अभिक्रिया की अर्धायु को सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अभिक्रिया की अर्धायु होती क्या है। तो अभिक्रिया की अर्धायु में ये बातें होती है कि यदि हम कोई भी पदार्थ, जैसे कोई भी अभिकारी पदार्थ हम लोग मिला रहे हैं, आप ऐसे समझिए, तो उसका आधा भाग यानी प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग व्यय होने में जितना समय लगता है उसे ही अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। ठीक, तो यानी उसी बात को डिफिनेशन के तौर पर हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया में आप लोग भी लिखते चलिए, अभिकारी पदार्थ लिख सकते हैं। ठीक है, किसी अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग व्यय होने में लगे समय को अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग व्यय होने में जितना समय लगता है उसे ही अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। तो देखिए आधा भाग व्यय होने में क्या और बातें लिख सकते हैं। तो देखिए, तो आधा भाग व्यय होने में ना, तो ये हमें इसे और किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो थोड़ी बातें और भी समझ लेंगे। देखिए इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको जरा ये भी बताइए कि प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग व्यय होने में ना, तो प्रारंभिक सांद्रता यदि मान लीजिए हमारी ये आर है, आर कितना होना चाहिए प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग व्यय होने में ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। और समय क्या हो, समय किसके बराबर हो जाएगा, टी हाफ के बराबर हो जाएगा ना। टी हाफ के बराबर हो गया, बिल्कुल सही है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो आप लोगों को बखूबी हमने बताया है कि K बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R अपान में लगा समय T। तो इस R के जगह पर R0 बटा में 2 रखना है। तो K बराबर, या फिर हम T किसके बराबर है, चलिए पहले K बराबर निकाल लेते हैं। तो K बराबर हो जाएगा, इस R0 के जगह पर R0 ही रखना है, बट R की जगह पर क्या रखना है, R0 बटा में 2, R0 बटा में 2, और बटा में क्या है, टोटल टाइम है। तो ये बताइए, ये आधा है ना, ये पूरा में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा। चलिए तो एक बार और लिख लेते हैं, K बराबर पूरा में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, R0 बटा में 2, और ये T गुणा हो जाए तो T ऐसे हो जाएगा। और T के जगह पर रखना क्या है हमें भाई साहब, T के जगह पर T 1/2 रखना है ना, तो T 1/2 लगा लेंगे यहीं पर।
ठीक, इसे ही टी हाफ पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? टी हाफ पढ़ते हैं। अब इस टी हाफ को हम यहाँ भेज देंगे। तो देखिए टी हाफ टी 1/2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? R0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी बोल सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता बटा में 2K, ऐसे हो जाएगा। यही प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए की अर्धायु का समीकरण है। ठीक, क्या है? और फिर इसमें एक चीज़ ये भी देखेंगे, थोड़ा सा मैं घबरा गया हूँ, थोड़ी सी ये भी देखेंगे हम लोग कि ये जो अभिक्रिया की जो शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु है किस पर निर्भर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे नीट और जेईई के क्वेश्चंस में कभी कभी डिक्टो क्वेश्चन यहीं से उठा देता है आपके, तो थोड़ा सा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टी हाफ जो अभिक्रिया की अर्धायु यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रही है ना। अभिकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता तथा वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है, यानी ये जो टी हाफ है ना शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु है ये किसके समानुपाती है? प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। और यही जो अभिक्रिया की अर्धायु है किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो अभिक्रिया है ना ये वाली, जब ये वेग स्थिरांक k का मान जब भी बढ़ेगा तो ये अभिक्रिया की अर्धायु का मान घटेगा। यानी बोल सकते हैं कि एक ही अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान सेम होता है। ठीक है, भले ही टाइम थोड़ा सा कम लगे थोड़ा ज़्यादा लगे वो अलग की बात है, लेकिन एक ही अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान सेम होता है। और जैसे ही प्रारंभिक सांद्रता हम लोग बढ़ाएंगे ये अभिक्रिया की जो अर्धायु है ना ये भी बढ़ना स्टार्ट। जैसे कहने का मतलब यही है कि जितना दूध में चावल डालेंगे उतना ही समय लगेगा पकने में, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे थोड़ा और समय लगेगा पकने में, थोड़ा और बढ़ाएंगे थोड़ा और लगेगा समय। उसी प्रकार से जैसे हम नमक ही बनाते हैं तो नमक ही बनाने में जितना हम डाले रहेंगे, अगर थोड़ा डालें तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लिए हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, वही सेम बात है। लेकिन इस कंडीशन में जितना ये के का मान जितना बढ़ेगा उतना ही टी का मान घटेगा, ये होता है। तो इतनी बातें नोट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बातें फटाफट नोट कर लेंगे। तो हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी व्यंजक स्थापित कर लेते हैं। चलिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक स्थापित कर लेते हैं फटाफट। चलिए इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा वो लॉन्ग जाएगा तो इसलिए हमने सारा मिटा दिया। आप लोग थोड़ी सी वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं पूरी केमिस्ट्री ख़त्म करा दूंगा, ऐसे ही वीडियो डाल कर आपको एग्ज़ाम से पहले वादा करते हैं कि अगर रिस्पांस अच्छा रहा यूट्यूब पर तो हम डेफिनेटली वादा करके बताते हैं कि दिसंबर तक आपका पूरा केमिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। अगर और भी अच्छा रिस्पांस रहा तो आपका फिजिक्स भी इसी यूट्यूब के चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर और भी सबसे बढ़िया अगर रिस्पांस आया तो टीचर भी और भी बुलाया जाएगा, इंग्लिश के लिए मैथमेटिक्स के लिए तो और भी चीज़ें चला दिया जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ टीचर बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर यूट्यूब पर रिस्पांस अच्छा होता है तो टीचर को बुलाकर आपका मैथमेटिक्स 12 का मैथमेटिक्स, ताकि आपके बोर्ड में 90% 85% ईजिली आसानी से नंबर पा सके मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो चलिए आगे और भी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, लिख लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा चीज़ें,
तो चलिए एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए अर्धायु का मतलब वही है कि इसमें भी सेम बातें वही रहेगी। जैसे प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग व्यय होने में जितना समय लगता है वही अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। यानी इसमें भी R का मान क्या रहेगा, जो R का मान है आधा ही रहेगा, प्रारंभिक मात्रा का आधा ही रहेगा, R0 बटा में 2, ठीक है। और ये जो T है किसके बराबर हो जाएगा, अर्धायु के बराबर, T हाफ के बराबर हो जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जरा ये बताइए हमें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या लिखवाए थे, के बराबर लिखवाया था मैं हमने 2.303 बटा में T, ठीक, लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपान में बचा हुआ सांद्रता। क्या ये बातें सही है, जरा सभी लोग बताएंगे क्या ये बातें सही है। जब इतनी बातें सही है तो भाइयों हम लोग आगे भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर R का मान R0 बटा में 2 रखेंगे और T की जगह पर T हाफ रख देंगे। तो के बराबर क्या मिल जाएगा, 2.303 बटा में T की जगह पर T 1/2 रख दिया। चलिए लॉग है तो लॉग हमने रख दिया, R0 को छेड़ना छाड़ना नहीं है। और ये जो अंतिम सांद्रता है ना इसी का आधा भाग वेग होना है ना, R0 बटा में 2। तो क्या भाइयों यहाँ तक भी सही है, ज़रा देखिए। तो अगर कोई भी डाउट आपको होता है एनी बॉडी एनिमल्स एनी नेचुरल बॉडी, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमने आपका डाउट सेशन भी ले लिया जाएगा, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बता, हम उतने बड़े तो चैनल वाले हैं नहीं, नॉर्मल चैनल वाले हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर कहीं से भी केमिस्ट्री में कोई डाउट आपको फंसता है 11, 12, 9, 10, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये दो तो ऊपर चला जाएगा घूम फिर कर, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान में T हाफ हो जाएगा। ये लॉग, ठीक, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2, और ये यहाँ बचा R0 और नीचे भी बचा R0। क्या यहाँ तक भी सही है। थोड़ा सा हम इसका बाउंडेशन बैरियर लगा लेते हैं कि यहाँ तक हमने इसको किया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो के किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 अपान में T हाफ, ठीक है, लॉग ये R0 से R0 भाई साहब ख़त्म, तो क्या बचेगा log 2। तब भाई साहब अब भी कोई डाउट है क्या भाइयों, डाउट है, अरे डाउट है तो बताओ। चलो ठीक है, डाउट नहीं है तो आप लोगों ने log 2 का मान तो पढ़ा ही होगा। तो के बराबर और क्या लिख सकते हैं, ये 2.303 बटा में T हाफ, log 2 का मान क्या होता है 0.301 जो है 3010 मान लेते हैं, माना नहीं होता ही है log 2 का मान, ठीक है। तो चलिए log 2 का मान हो गया 0.3010। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई, देखिए इसको पहले इधर भेज देते हैं तो T हाफ इजकल टू हो जाएगा, ठीक, ये 2.303 अपान में K, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3010 का इसमें। देखिए T हाफ बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693 बटा में K। अब तो बड़ा लोचा हो गया, कहेंगे कि सर आप गुणा कैसे कर लिए, तो हमको पता था कि इतना ही आएगा तो हमने लिखना। आपको अगर डाउट होता है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का समीकरण क्या आ गया 0.693 बटा में K। कोई डाउट क्या भाइयों, सही है जी। चलिए तो यानी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का अर्धायु है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है, तो केवल वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा बैरियर इसमें भी लगा लेते हैं। यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ये बढ़ेगा
तो अभिक्रिया की अर्धायु घटेगी। ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यह केवल लिख सकते हैं, यह केवल किस पर निर्भर करती है? वेग स्थिरांक पर। यह केवल वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है। और भी वेग स्थिरांक पर कैसे निर्भर कर रही है? तो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब कि जब वेग स्थिरांक बढ़ेगा तब अभिक्रिया की अर्धायु घट जाएगी। तो क्या इतनी बातें सही है? अगर थोड़ी सी भी चीज़ें अच्छा लगी हो तो वीडियो को, अगर आप किसी के पास भी अगर ये वीडियो पहुंचता है तो सबसे पहले आप लोग भाई साहब रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके यहाँ ये वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि उनका ये हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, इतनी बातें नोट करेंगे। चलिए, तो समय न गवाते हुए इस क्वेश्चन को भी फटाफट करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान 5.5 × 10⁻⁻14 प्रति सेकेंड, सेकेंड इनवर्स है, ये सेकेंड है, सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कर। तो किसकी जिक्र किया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? अभी लिखवाया हूँ 0.693 के, यही होता है ना 0.693 के। तो वेग स्थिरांक k का मान कितना दे रखा है? छोटी सी क्वेश्चन है, 0.693 बटा वेग स्थिरांक का मान दे रखा है 5.5 × 10⁻14। क्या इतना सही है? तो टी हाफ का मान क्या हो जाएगा जरा आप हमें ये बताइए। ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 6.93 × 10⁻⁻1। ये 10 की पावर ऊपर 14 जाएगा, -14 जाएगा तो +14 हो जाएगा, बटा में 5.5। तो देखिए टी हाफ का मान क्या हो जाएगा? टी हाफ, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो 1 टाइम्स जाएगा। क्या ये बात सही है? 1 टाइम्स जाएगा। और इसका आंसर आपका दे दिया है, देखिए 693 में हम डिवाइड कर रहे हैं 5.5 का, तो 1.25 लगभग जाएगा। इतना बार इसमें डिवाइड करेंगे तो जाएगा गुणे 10 की पावर। अब देखिए 14 में से घट जाएगा तो 13। इस समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग कर लेंगे। और अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक राम राम। तो आप लोग ना इसको नोट कर लीजिए और आगे के सेशन के लिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सेशन ये थोड़ा भी इतना सा भी अच्छा लगा हो तो आप सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं 1-2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लग ही नहीं रहा था कोई वीडियो चल रहा है, इसलिए तो थोड़ा आप लोग शेयर भी किया करें। जिसके पास भी हमारी आवाज़ जाती हो वो कृपया करके शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।